नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर रामनगर से। करीब 3 महीने के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अब कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को जाने की अनुमति है। कोरोना के चलते 17 मार्च से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, एक कॉर्बेट नेशनल पार्क बंद था और पहली पारी में 3 पर्यटक सफारी के लिए चले भी गए हैं। तो कॉर्बेट पार्क खुल गया है और कॉर्बेट पार्क के खुलने से जो व्यापारी हैं, जो होटल संचालक हैं, उन्होंने राहत की सांस ली होगी। जो जिप्सी संचालक हैं, क्योंकि काम धंधा उनका बिल्कुल बंद था और ऐसे में वो ये मांग भी कर रहे थे। हालांकि कुछ होटलियर्स की कुछ नाराजगी भी थी, लेकिन इस बीच में अब कॉर्बेट पार्क का दीदार कर सकेंगे, वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे सैलानी पर्यटक। देशों के क्रम में और हमारे जो प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव हैं उनके आदेश के क्रम में हमने कॉर्बेट पार्क का डी विजिट खोला है, जिसमें हमारे 4 जोन खुले हुए हैं: ढेला, झिरना, बिजरानी और पाखरो। और कल से उनकी बुकिंग प्रारंभ हुई थी। आज की जो बुकिंग हो केवल एक ही बिजरानी जोन के लिए हुई है 4 बुकिंग, जिसमें एक बुकिंग प्रथम पाली की थी मॉर्निंग की और वो चले भी गए हैं, अंदर घूम के बाहर भी आ रहे हैं। और 3 बुकिंग जो है वो शाम को है बिजरानी जोन की। बाकी जोन में आज कोई बुकिंग नहीं हुई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दानिश आपको और ज्यादा अपडेट्स और ज्यादा जानकारियां देंगे। दानिश, कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीवों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। हर वक्त गुलजार रहता है, हर मौसम में गुलजार रहता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद था। अब ये बताइए कि कौन कौन से जोन, क्या सारे जोन पर्यटकों के लिए खुलेंगे या कुछ चुनिंदा जोन है, और कोई जो पर्यटकों की संख्या निर्धारित की गई है कि इतने पर्यटक ही जा सकेंगे, इतने नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डे विजिट वाले जितने भी जोन हैं, जिसमें झिरना, पाखरो, बिजरानी, ये सारे जोन जो है खोल दिए गए हैं। ढेला जोन भी उसमें शामिल है। लेकिन जो नाइट स्टे वाले जोन हैं, जिसमें सबसे बड़ा जोन ढिकाला कहा जाता है, उसे अभी नहीं खोला गया है, क्योंकि 15 जून से बरसात शुरू हो जाती है, इसलिए उसे बंद रखने का फैसला लिया गया है। जितने भी डे विजिट के जोन थे सभी बंद रखे गए हैं। लेकिन जो डे विजिट जिसमें जहाँ पर्यटक दिन में सफारी करने जाते थे, भ्रमण करने के लिए जाते थे, उनको खोला गया है। नाइट स्टे बंद किए गए हैं। पर्यटकों की संख्या कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उनको पालन करना होगा उन सभी नियमों का जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पर आकर के उनको अपना टेस्ट कराना होगा, यहाँ तक उनको सैनिटाइज किया जाएगा, गाड़ी सैनिटाइज की जाएगी, उसके बाद ही अंदर वो जा सकेंगे। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं पूरे भारत में, उन शहरों से आने वाले व्यक्तियों को पहले पुलिस के पास वेरिफिकेशन कराना होगा, उनको वहां पर जांच करानी होगी, उसके बाद ही वो कॉर्बेट पार्क घूम सकते हैं। तमाम बंदिशों के साथ कॉर्बेट पार्क को खोल दिया गया है, जिससे यहाँ के स्थानीय जो कारोबारी हैं उनके पास खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जिस तरह से इतने समय से पार्क बंद था, सारा कारोबार चौपट पड़ा था पर्यटकों के न आने से, अब उनमें भी खुशी की लहर है इस पार्क के खुल जाने से। जी दानिश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 4 धाम यात्रा तो सिर्फ 3 जिलों के लोगों के लिए खोले गए थे, लेकिन रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, कॉर्बेट नेशनल पार्क का दीदार हर कोई कर पाएगा, और पर्यटक भी और जो होटल व्यवसाय हैं वो भी खुश हैं। तर केदारनाथ धाम में जो सन्नाटा पसरा हुआ था 2.5 महीने के बाद अब वो टूट गया। यहाँ पर अब कपाट खुलने के बाद भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। केदारनाथ धाम में घंटे की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। केदारनाथ में गूंजी घंटियों की आवाज। ढाई महीने बाद शिव के धाम में लौटी रौनक। केदारनाथ धाम में पिछले 2.5 महीनों से पसरा सन्नाटा दूर हो रहा है। बाबा केदार के दर्शन की सशर्त इजाजत के बाद अब रुद्रप्रयाग से लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ की आरती में शामिल भी हो रहे हैं। इस दौरान लोग सामाजिक दूरी का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जाने की इजाजत अभी नहीं मिली है। दर्शन के लिए जिला प्रशासन ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके मुताबिक भक्तों को गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं होगी। धाम में जाने के लिए पास अनिवार्य है। प्रशासन ने अभी सिर्फ स्थानीय लोग जो केदारनाथ यात्रा की तैयारियों से जुड़े हैं
सिर्फ उन्हें ही धाम में जाने की इजाजत दी है ताकि केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू की जा सकें। इसलिए व्यापारी, मजदूर, ड्राइवर और होटल मालिकों को ही पास जारी किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की मौत के बाद उनके शव को लोगों की बेरुखी का शिकार होना पड़ रहा है और इसी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपील की है कि वो हमारे अपने हैं, उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। मेरे संज्ञान में आया है कि कोरोना पॉजिटिव से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उनके अंतिम संस्कार में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह पर ये भी शिकायतें आई हैं कि लोग उनके अंतिम संस्कार चाहे दफनाया जा रहा होगा या अग्नि संस्कार हो रहा होगा, उस पर विरोध भी सामने आया है। ये अत्यंत दुखद है। भारत सरकार के द्वारा और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको पहले संक्रमण मुक्त किया जाता है और जिस कपड़े में या जिस बैग में उनको रखा जाता है उसको भी संक्रमण से पहले मुक्त किया जाता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो हमारे अपने हैं, उनकी जो संस्कार विधि है उसके हिसाब से उसे आप करने दें, किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा न करें, ऐसी मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी सभी राज्यों को अनलॉक 1 को लेकर बन रहे हालातों पर चर्चा करेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा होगी उनकी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रधानमंत्री मोदी से 16 जून को बात करने वाले हैं। इसी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलों से फीडबैक लिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलों के अधिकारियों से अनलॉक 1 को लेकर हालातों की जानकारी ली। 16 जून को होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों को रखेंगे और बढ़ते मरीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को कोरोना संक्रमण को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि कोविड-19 के लक्षण मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर जांच करवाई जाए। साथ ही सीएम ने क्वारंटीन सेंटर में हुए युवक की मौत को लेकर भी बड़ा एक्शन लिया है। क्वारंटीन सेंटर से संबंधित नोडल अधिकारी को और डॉक्टर को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। ये आपको बता दें कि एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसी को देखने के बाद सरकार ने ये एक्शन लिया है। उसमें ये पाया गया कि उसमें गलती है, पेशेंट आता है और उसकी डेथ हो जाती है 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारे सर्विलांस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम सर्विलांस नहीं कर पा रहे हैं या हम सर्विलांस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही है। और इसलिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे अगर मसले सामने आते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार। उत्तराखंड में महामारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिल गई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब राज्य में फेस कवर, क्वारंटीन के नियमों के उल्लंघन करना ये भारी पड़ेगा। इसमें 6 महीने तक की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। माना यह जा रहा है कि अब कोविड से जुड़े हुए नियमों का और सख्ती से पालन हो सकेगा। देहरादून में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र में शनिवार और रविवार के दिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से शहर को बंद रखा गया है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए देहरादून में दूसरे हफ्ते भी शनिवार और रविवार को पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। ये देहरादून का नगर निगम का जो क्षेत्र है उसको पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो आज आपको आवाजाही नहीं दिखेगी। जो भी आवाजाही अगर सड़कों पर है तो वो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए वाहन हैं और जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उनको सुचारू रखा गया है। इसके अलावा
हर एक चीज़ को 2 दिनों तक पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। शनिवार और रविवार को पिछले हफ्ते भी 2 दिन देहरादून शहर बंद रहा और आज ये जो दूसरा हफ्ता है उसमें भी ये 2 दिन जो है बंद रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मार्केट देखेंगे तो पूरी तरीके से बंद हैं। ये मुख्य बाज़ार पलटन बाज़ार है जहाँ पर तमाम दुकानें आज जो है उनके शटर आपको बंद नज़र आएंगे। सड़कों पर जिस तरीके की आवाजाही है, अगर कोई अनावश्यक तरीके से बाहर भी निकल रहा है तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। आप देखेंगे कि जो CPU है उनके द्वारा जो है चालान की प्रक्रियाएं लगातार जारी रखी गई हैं कि कोई भी अनावश्यक तरीके से बाहर न निकले। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार कोरोना के मामलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसी को देखते हुए अभी तक राजधानी देहरादून में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना संकट को रोकने के लिए 2 दिनों तक शहर में नगर निगम के माध्यम से सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ताकि इस कड़ी को रोका जा सके और कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद पर कुछ अंकुश लग सके। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंत्रा, ABP गंगा, देहरादून। उत्तराखंड में प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने का सिलसिला अब तक जारी है। कोरोना वायरस बागेश्वर जिले में अब तक संक्रमण की वजह से अब तक प्रवासी लौटे हैं और इनकी संख्या करीब 27,000 से ज्यादा के बताए जा रहे हैं। 14 दिन का क्वारंटीन के बाद अब वो रोजी रोटी की तलाश में जुट गए हैं। गांव में बंजर खेतों को खोदकर खेती को और उपयुक्त बना रहे हैं। पहाड़ के गांव से पलायन कर महानगरों की तरफ चले गए युवा अब अपनी माटी में रहने की बात कर रहे हैं। प्रवासियों को स्वरोजगार देने पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को प्रदेश सरकार के स्वरोजगार अभियान को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कृषि उद्यान विभाग अपनी योजनाओं से स्वरोजगार से आय के लिए लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना के मूवमेंट इन दिनों बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से चीन लद्दाख में भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है, उसे देखते हुए भारत अपनी सरहदों को अब मजबूत कर रहा है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच अब उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की मूवमेंट अचानक बढ़ गई है। ये तस्वीरें जोशीमठ से लगती चीन सीमा की हैं, जहां पर मलारी के पास गुरगुती इलाके में 17 असम राइफल के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारत से सटी चाइना और तिब्बत की सैकड़ों मील की सरहद हमेशा तनाव का विषय बनी रहती है और हमेशा तमाम छोटे और बड़े विवाद होते रहते हैं। चाहे नेपाल में काला पानी लिम्पियाधुरा और लिपू लेक का विवाद हो, उसके पीछे भी चाइना का हाथ होता है। चाहे वो चमोली के बाराहोती का विवाद हो, वहाँ भी चाइना होता है। और चाहे उत्तरकाशी के नीलौंग घाटी और भैरव घाटी का मामला हो, वहाँ भी चाइना विवाद उत्पन्न करता रहता है। आजकल भी ऐसी हलचल बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। चाइना आर्मी के सक्रिय होते ही भारतीय जांबाज भी अपनी सरहद पर जा डटे हैं और मुकाबला करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड से लगती चीन की सीमा पर अचानक बढ़ी सेना की मूवमेंट से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मलारी से लेकर बाड़ाहोती तक भारतीय सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। आपको बता दें, बाड़ाहोती इलाके सामरिक लिहाज से काफी अहम है। मलारी घाटी में स्थित बाड़ाहोती में चीन 4 साल के भीतर 10 बार घुसपैठ कर चुका है। 2014 से 2018 तक बाड़ाहोती में चीन ने 10 बार घुसपैठ की। हालांकि उसे हर बार ITBP के जवानों ने नाकाम कर दिया। कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से लद्दाख में तनाव की स्थिति को देखते हुए बाड़ाहोती में सेना और ITBP सतर्क हैं। हालांकि आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि चीन के साथ लगती देश की सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control.
पिथौरागढ़ में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर नेपाल के विवाद पर भी आर्मी चीफ ने बयान दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते काफी पुराने हैं, इसीलिए ये आगे भी मजबूत रहेंगे। As far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. दरअसल नेपाल के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं और दोनों देशों के बीच लोग बेरोक-टोक आते जाते रहते हैं, मगर इन दिनों चीन के उकसावे पर नेपाल आंख दिखा रहा है। इस बीच उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की अचानक मूवमेंट बढ़ना क्या भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? उत्तराखंड में चीन से लगती चीन की सीमा की लंबाई करीब 345 किलोमीटर लंबी है। इसमें से चमोली जिले में ही 100 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा पड़ती है। बाड़ा होती 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एक चारागाह है। स्थानीय लोग यहाँ अपने मवेशी लेकर आते हैं। इस दौरान कई बार उनका चीनी सैनिकों से सामना भी हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ जनपद तक जितने भी सीमा विवाद चाइना ने खड़े किए हैं, ये उसकी विस्तारवादी सोच का ही नतीजा है। आज सेना अध्यक्ष आईएमए की परेड में सलामी लेने के लिए देहरादून आए थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि हमारी सरहदें बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हर नागरिक सुरक्षित हैं और चीन के साथ तमाम विवादों पर कोर कमांडर लेवल की एक वार्ता शुरू हो रही है। लेकिन ये वार्ताओं का दौर एक जमाने से चला आ रहा है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सरहद पर जो भारतीय रहते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एक बड़ी खबर देहरादून से आपको दे दें। 17 जून को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक है और प्रवासियों को लेकर कुछ अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट की बैठक होने वाली है ऐसे वक्त में जब लाखों उत्तराखंड के लोग वापस अपने घरों को लौट चुके हैं। लंबे वक्त के बाद 17 जून को यह कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पहले 29 मई को कैबिनेट की बैठक हुई थी। सतपाल महाराज को कोरोना होने के बाद से सभी मंत्री क्वारंटीन थे। अब कैबिनेट की इस बैठक में सतपाल महाराज शामिल होंगे नहीं, ये स्पष्ट नहीं, लेकिन कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक होना एक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि जो प्रवासी हैं उनको लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस कैबिनेट की बैठक के बाद ये स्पष्ट भी हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार का विजन लोगों को रोजगार देने के लिए क्या है, उनको एक अच्छा जीवन उत्तराखंड में ही मिले, वो विजन क्या है, किस तरीके से वो देंगे, क्या योजना प्लानिंग उनकी होगी, वो भी बताया जा रहा है कि स्पष्ट हो सकती है। तो इसी लिहाज से ये कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले कैबिनेट की जो बैठक हुई थी 29 मई को, उसके बाद से कैबिनेट की कोई बैठक हुई नहीं और सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सभी मंत्रियों ने खुद को क्वारंटीन किया था। मुख्यमंत्री सेल्फ क्वारंटीन थे। ऐसे में अब ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण कई मायनों में। देशभक्ति का जज्बा और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले नैनीताल के शहीद जवान सूबेदार यमुना प्रसाद का काठगोदाम के रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सैन्य अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। तो शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।